सुबह के 6 बज रहे हैं। जनवरी की कड़ाकेदार सर्दी है और व्यास हाउस धुंध में घिरा हुआ है। रघु भी अपने कमरे में बिस्तर पर पड़ा रजाई में दुबका हुआ है। दूध वाला दूध और पेपर वाला सुबह का पेपर घर के गेट की बास्केट में रखकर जा चुका है। सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह जल्दी उठने का मन किसका करेगा, लेकिन व्यास हाउस में माहौल थोड़ा अलग था। हमेशा की तरह राधा उठ चुकी थी और किचन में विजय जी के लिए चाय बना रही थी। बाहर हॉल का नजारा देखने लायक था। इन दिनों विजय जी को एक नया ही शौक चढ़ा था, योगा का। वे रोज सुबह 5:30 बजे सबको उठा देते और 6 बजे तक नीचे हॉल में इकट्ठा होने को कह देते थे। जो वक्त से नहीं आता था उसके लिए 15 मिनट की पनिशमेंट एक्सरसाइज अलग से, और इन्हें 15 मिनट से बचने के लिए सब वक्त से पहले ही आ जाते थे। विजय जी के क्लास में शामिल थे सोमित जीजू, तनु दी, जो कि दोनों ही हेल्थी थे। वही अर्जुन भी आजकल दिन भर ऑफिस में बैठे रहने की वजह से मोटा हो गया था, इसलिए वो शामिल था। चीकू की डिलीवरी के बाद नीता का वजन भी बढ़ गया था, इसलिए उसे भी बुलाने लगे। और बच्चे हमारे दादू, तो उन्हें तो विजय जी बिल्कुल अपनी आंखों के सामने रखते थे ताकि वो आलस ना कर सके। दादी माँ, राधा, मीरा और अक्षत को नहीं बुलाया जाता था क्योंकि विजय जी के हिसाब से ये 4 लोग घर में फिट थे। विजय जी ने अपनी योगा क्लास शुरू की। सबसे आगे दादू, उनके पीछे दाईं तरफ अर्जुन और बाईं तरफ सोमित जीजू थे। उनके पीछे नीता और तनु। बेचारे सारे के सारे इस योगा क्लास से दुखी थे। एक्सरसाइज करते हुए अर्जुन धीरे से फुसफुसाया और सोमित जीजू से कहा, ये पापा हमसे किस बात का बदला ले रहे हैं जीजू? इस सर्दी में ये सब करवा रहे हैं, जरा याद करो वो पुराने दिन, कहाँ मजे से हम सब अपनी अपनी कंबलों में सोए पड़े रहते थे। मिस तो मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन अब तो मेरी कंबल भी कहती है यू डिस्टर्ब बेटर। जैसे जैसे मौसा जी की उम्र हो रही है सठियाने लगे हैं, जीजू ने भी फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन उनकी आवाज विजय के कानों में जा पड़ी। दामाद जी आगे आ जाइए, विजय जी ने किसी टीचर की तरह सख्ती से कहा। फंसा दिया ना मुझे, सोमित जीजू ने अर्जुन को घूरते हुए कहा और दादू की बगल में आ गए। दादू ने सामने देखते हुए कहा, आपको किसी ने बताया नहीं? शायद विजय के कान घर में सबसे तेज हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आप मौसा जी से इतना डरते हैं। सोमित जीजू भी पॉइंट मार दिया। आज से आपका सैटरडे पैक बंद, दादू ने घूरते हुए कहा। अरे दादू, मजाक कर रहा हूँ, आप भी ना आजकल जल्दी बुरा मान जाते हैं। सोमित जीजू फुसफुसाए, अगर आप दोनों की गुटरगू खत्म हो गई हो तो जरा एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे? विजय जी ने कहा तो दादू और सोमित दोनों दूर दूर हो गए। कुछ देर बाद राधा चाय ले आई और विजय जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपकी चाय। और हम सब की चाय, दादू ने कहा, एक्सरसाइज के बाद मिलेगी। चलिए चलिए, रुकना नहीं है, विजय जी ने चाय का एक घूंट भरते हुए कहा। दादू ने मुंह बनाया और एक्सरसाइज करने लगे। राधा ने देखा तो विजय जी से कहा, सुबह सुबह आप इन सबको परेशान क्यों करते हैं? परेशान नहीं कर रहा, बल्कि मैं इन सबको फिट बना रहा हूँ। कैसे? जब मैं छोटा था तो पापा मुझे रोज 5 किलोमीटर पैदल लेकर जाते थे, विजय जी ने कहा तो दादू बोल पड़े। तो क्या अब तू अपने बाप से बदला लेगा? बदला नहीं ले रहा पापा, पिछले हफ्ते ही आपके डॉक्टर ने क्या कहा था? आपकी शुगर रिपोर्ट्स पुअर है, बीपी हाई रहता है और कोलेस्ट्रॉल उसका तो पूछो ही मत। जब तक ये सब रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आती, मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ।
मीरा को तो आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेते थे, मुझे नहीं फंसा सकते। बातों में बहुत समय खराब हो गया है। राधा, तुम जाओ यहाँ से, विजय जी ने कहा। सभी चुपचाप अपनी अपनी एक्सरसाइज करने लगे। कुछ देर बाद ही दादू ने अपना सीना पकड़ लिया। उन्हें देखकर सभी घबरा गए, एक पल को तो विजय जी भी। सोमित जीजू ने दादू को संभाला और कहा, अरे दादू, संभालिए खुद को, क्या हुआ? सीने में बहुत दर्द हो रहा है सोमित, मुझे खुली हवा में लेकर चलिए। दादू ने सोमित जीजू की तरफ देखकर अपनी बाईं आंख दबाते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। कहते हुए जीजू दादू को सोफे की तरफ लेकर आए, उन्हें बैठा दिया और पानी का ग्लास उनकी तरफ बढ़ा दिया। अर्जुन ने देखा सब दादू को लेकर परेशान हैं, लेकिन विजय जी नहीं, तो वो उनके पास आया और कहा, पापा कैसे बेटे हैं आप? दादू कितनी परेशानी में हैं और आप आराम से खड़े हैं। विजय जी दादू के पास आए और कहा, कल से कोई अच्छा बहाना बनाइएगा। दादू खिसियाकर मुस्कुराने लगे तो विजय जी वहां से चले गए। तनु और नीता समझ गए कि दादू ने एक्सरसाइज से बचने के लिए ये नाटक किया है। वे दोनों भी वहां से चली गईं। सोमित जीजू दादू के बगल में आकर बैठे और हाफते हुए कहा, आज तो आपने बचा लिया दादू, अब कल क्या? कल फिर से ये टॉर्चर शुरू हो जाएगा। अरे जैसे आज बचाया वैसे कल भी बचा लूंगा, मैं भी उसका बाप हूँ। दादू ने कहा। अर्जुन को अब जाकर समझ में आया कि दादू नाटक कर रहे थे। वो उनके पास आया और उनकी दूसरी तरफ बैठते हुए कहा, क्या दादू, आपने तो डरा ही दिया था। मुझे लगा सच में आपको इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ मैं। मुझसे पहले हमारा वो फैमिली डॉक्टर मरेगा जो इतनी घटिया रिपोर्ट बनाता है। दादू ने गुस्सा होकर कहा, अरे दादू, सुबह सुबह किसी का बुरा नहीं सोचते, सोमित जीजू ने कहा। सही कह रहे हो दामाद जी। और पापा, आप आजकल अपनी हेल्थ को लेकर बहुत लापरवाह हो गए हैं। राधा ने चाय का कप दादू की ओर बढ़ाते हुए कहा। अर्जुन ने खुद ही अपना कप ले लिया और सोमित को भी दे दिया। राधा, अब तुम भी विजय की तरह बात करने लगी हो। इस उम्र में ये सब बीमारियां होना तो जायज है ना? दादू ने चाय पीते हुए कहा। अच्छा ठीक है, फिर मैं मीरा से कह देती हूँ, आप ये सब बातें उससे कह दीजिएगा। अरे राधा सुनो, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि मैं ध्यान रखूंगा। दादू ने कहा तो राधा मुस्कुराकर वहां से चली गई। मीरा के नाम से दादू को डरते देखकर सोमित जीजू ने अर्जुन से कहा, देखा अर्जुन, मीरा के नाम से कैसे डरते हैं दादू। हाँ यार, जीजू दादू भी ना पहले पापा से डरते हैं फिर मीरा से। मुझे तो लगता है थोड़े दिन बाद चीकू भी इन्हें डराने लगेगा। नालायकों, निकलो यहाँ से। तुम दोनों से अच्छा मेरा आशू है, कितनी इज्जत करता है अपने दादा की, और तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अच्छा सॉरी, ये तो बताओ मीरा से इतना क्यों डरते हो आप? अर्जुन ने पूछा। पहले मीरा बहुत अच्छी थी, लेकिन अब इस घर में रहकर वो भी इस घर की भाषा सीख गई है। जब देखो तब मुझे रूटीन चेकअप के नाम पर बाहर ले जाती है। मीठा तीखा चटपटा कुछ खाने नहीं देती। ये दवा खाओ, ये परहेज रखो। इन सब से बचने के लिए तो मैंने तेरे बाप की ये योगा क्लास ज्वाइन की। दादू ने कहा। बहुत दुख है आपकी जिंदगी में दादू, सोमित जीजू ने कहा। जीजू चलकर ऑफिस के लिए तैयार होते हैं, वरना देर हो जाएगी और बिना नाश्ता किए भागना पड़ेगा। तब वो दुख दादू के दुख से भी बड़ा दुख होगा हमारे लिए। अर्जुन ने कहा तो सोमित जीजू उठे और अपने कमरे की तरफ चल पड़े। अर्जुन भी ऊपर अपने कमरे में चला गया और दादू आराम से बैठकर अपनी चाय का लुत्फ उठाने लगे। ऊपर पहली मंजिल पर अर्जुन अक्षत का कमरा था।
जो निधि का कमरा था उसे अब बच्चों का कमरा बना दिया गया था, जिसमें चीकू और काव्या रहते थे। उन दोनों के खिलौने और सामान से पूरा कमरा भरा रहता था। अक्षत का कमरा, अक्षत की बालकनी और अक्षत के कमरे के सामने वाला हॉल पहले जैसा ही था, कुछ भी नहीं बदला था। वैसे ये अक्षत की छोटी सी दुनिया ही तो थी, लेकिन इस बार एक चीज थी जो बदल चुकी थी, और वो थी कमरे के दरवाजे पर लिखा द कॉम्प्लिकेटेड बॉय अक्षत व्यास के नीचे अब एक नाम और जुड़ चुका था, और वो था मीरा राजपूत सिंह। और ये दो नाम उस पूरे दरवाजे को एक अलग ही लुक दे रहे थे। कमरे का दरवाजा बंद था, कुछ देर बाद खुला और मीरा कमरे से बाहर आई। हल्के गुलाबी रंग का अनारकली सूट, गले में दुपट्टा, कानों में झुमके, आंखों में काजल, होठों पर हल्की लिपस्टिक, हाथों में सोने के कंगन जो पिछले ही साल अमर जी ने उसे तोहफे में दिए थे। बालों को गूंथकर चोटी बनाई हुई थी, सीधी मांग में भरा लाल रंग का सिंदूर और ललाट पर लगी छोटी सी बिंदी, गले में मंगलसूत्र और होठों पर वही प्यारी सी मुस्कान संजोए मीरा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। घर के बाहर सर्दी थी, लेकिन घर के अंदर विजय जी ने हीटर का बंदोबस्त करवा रखा था, जिससे अंदर ज्यादा ठंड का एहसास न हो। अक्षत अपने कमरे में गहरी नींद में सोया हुआ था। सुबह की नींद किसे प्यारी नहीं होती, और अक्षत तो इस मामले में हमेशा लकी रहा है। उसके देर तक सोने की आदत के लिए उसे कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि मीरा भी उसकी इस आदत को बदलना नहीं चाहती थी। अक्षत के बगल में ही उसकी 3 साल की बेटी अमायरा सो रही थी। अमायरा और अक्षत में यूं तो बहुत सी बातें कॉमन थी, लेकिन उनके सोने का तरीका बिल्कुल सेम था। अक्षत हमेशा करवट लेकर अपना एक हाथ गाल के नीचे लगाकर सोता था, और अमायरा भी बिल्कुल वैसे ही सोया करती थी। दोनों साथ साथ सोए हुए ही प्यारे लग रहे थे। कुछ देर बाद अमायरा उठ गई। उसने अपने बगल में अक्षत को सोए हुए देखा तो मुस्कुराने लगी। वो उठकर अक्षत के बगल में ही बैठ गई और अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से उसके बालों से खेलने लगी। गहरी नींद में सोया अक्षत हल्का सा फुनमुनाया और करवट छोड़कर पीठ के बल सीधा लेट गया। अमायरा ने देखा तो आकर उसके सीने से अपना सर लगा लिया। जैसे जैसे अक्षत की धड़कनों का शोर उसके कानों में पड़ता, उसके होठ पर बस ही मुस्कुरा जाते। नींद में अक्षत को अमायरा की मौजूदगी अपने सीने पर मौजूद हुई तो उसने अपना एक हाथ उसके सर से लगा लिया और दूसरे से कंबल उठाकर ओढ़ ली। वो धीरे धीरे अमायरा के सर को सहलाता रहा और थोड़ी देर बाद वो वापस सो गई। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अक्षत की बेटी बिल्कुल उस पर गई थी। अक्षत के बाल एक बार फिर उसके ललाट पर आ गए और इस बार अमायरा के बाल भी उसके ललाट पर बिखर गए। मीरा नीचे आई। कुछ देर बाद तनु और नीता भी चली आई। तीनों मिलकर किचन में सबके लिए नाश्ता बनाने लगी। नाश्ते की तैयारी के बाद मीरा अक्षत के लिए चाय बना रही थी। नीता ने देखा तो कहा, मीरा एक कप मेरे लिए भी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की चाय पिए। जी भाभी बिल्कुल। तनु दी आप भी लेंगी? मीरा ने बड़े प्यार से पूछा। हाय मीरा, इतने प्यार से पूछोगी तो कौन कमबख्त मना करेगा। बिल्कुल, मुझे भी एक कप चाहिए, तनु ने कहा। और हमें भी। किचन के बाहर खड़े सोमित जीजू और अर्जुन ने कहा, ठीक है, हम सबके लिए ही बना देते हैं। मीरा ने मुस्कुराकर कहा तो अर्जुन और सोमित अपनी टाई सही करते हुए वहां से हॉल में चले गए। अक्षत उठ चुका था, लेकिन अमायरा सो रही थी। अक्षत ने उसे अच्छे से सुलाया और खुद
बाथरूम की ओर चला गया। अक्षत नहा धोकर आया, टेबल पर रखा अपना ट्राउजर और टी शर्ट उठाया और पहनकर शीशे के सामने चला गया। उसने शीशे में खुद को देखा। दाढ़ी मूछें काफी बढ़ चुकी थी। अक्षत ने अपना हाथ अपनी दाढ़ी पर घुमाया और बड़बड़ाया, 3 बच्चों का बाप लग रहा है तू। अक्षत ने बाल बनाए और बिस्तर की तरफ आकर अमायरा को उठाया। वो उठकर बैठ गई तो अक्षत ने उसके गाल पर किस किया और कहा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। अमायरा अपनी नन्ही नन्ही आंखों से अक्षत को देखती रही तो अक्षत ने अपनी उंगली अपने गाल पर रखी और कहा, और पापा की गुड मॉर्निंग। अमायरा ने आगे बढ़कर अक्षत के गाल पर किस कर दिया तो अक्षत के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। उसने अमायरा को गोद में उठाया और नीचे आ गया। सीढ़ियां उतरते हुए अक्षत ने देखा अर्जुन और सोमित जीजू दोनों तैयार होकर हॉल में बैठे हैं। उसने अमायरा को नीचे उतारा और उन दोनों की तरफ आते हुए कहा, ये तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? ऑफिस? तुम्हारी तरह नहीं साले साहब की 9 बजे तक सोते रहे। जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। सोमित जीजू ने कहा, हाँ लेकिन संडे के दिन ऑफिस जाकर कौन सी जिम्मेदारी निभा लेंगे आप दोनों? अक्षत ने सोफे पर बैठते हुए कहा। अर्जुन और सोमित जीजू ने सुना तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर पहले तो मुस्कुराए, फिर दोनों ने रोने वाली शक्ल बना ली, क्योंकि इन दिनों विजय जी जो टॉर्चर उन पर कर रहे थे, बेचारे को ना संडे याद था ना ही मंडे। दोनों उठे और कपड़े चेंज करने अपने अपने कमरे की तरफ भागे। मीरा चाय लेकर हॉल की तरफ आई और चाय का कप अक्षत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपकी चाय। थैंक यू मीरा जी। अक्षत ने बड़े ही प्यार से मीरा की तरफ देखकर कहा। ये मीरा जी कहकर अक्षत कभी कभी बुलाया करता था। आज यूं अचानक सुनकर मीरा ने कहा, मीरा जी? तुम भी तो मुझे अक्षत जी कहकर बुलाती हो, कभी अक्षत या आशु कहकर बुलाया है? अक्षत ने चाय पीते हुए कहा, हम आपको इन नामों से कैसे बुला सकते हैं? मीरा ने मासूमियत से कहा तो अक्षत एक पल के लिए सबके चेहरे की ओर देखने लगा। अक्षत को अपनी तरफ देखता पाकर मीरा ने अपनी भवें उचकाई तो अक्षत मुस्कुराया और नामे गर्दन हिला दी और अपनी चाय पीने लगा। मीरा जाने लगी तो अक्षत ने फिर उसे टोका, मीरा जी, जी कहिए। मीरा ने पलटकर कहा, क्योंकि सुबह सुबह मीरा को बहुत काम होते थे। अक्षत का उसे यूं परेशान करना अच्छा लगता था, लेकिन काम में उलझे होने की वजह से उसे जल्दी वहां से जाना भी होता था। लगता है आपका प्यार हमारे लिए कम हो गया है, अक्षत ने मीरा की तरह बात करते हुए कहा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मीरा ने फिर मासूमियत से पूछा। वो क्या है ना, आज आपने चाय में पूरी चीनी डाली है। अक्षत ने शरारत के साथ मुस्कुराते हुए कहा तो मीरा भी मुस्कुरा उठी और कहा, अच्छा, हमारे प्यार का चाय से क्या कनेक्शन? कनेक्शन है और बहुत गहरा कनेक्शन है। तुम चाय नहीं बनाती तो कॉफी पीने वाला लड़का तुम्हारे हाथों की बनी चाय नहीं पीता। चाय नहीं पीता तो तुम बार बार चाय देने के बहाने मुझसे मिलने नहीं आती। मिलने नहीं आती तो तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता। प्यार नहीं होता तो शादी भी नहीं होती। शादी नहीं होती तो अम्मू। अक्षत आगे कुछ कहता, इस पहले ही मीरा ने आगे बढ़कर अपना हाथ अक्षत के होठों पर रख दिया और कहा, सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं आप? मीरा, शादी हो चुकी है हमारी और एक बेटी के पेरेंट्स भी हैं हम। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रोमांटिक नहीं हो सकता। रोमांटिक बाद में होना साले साहब, पहले चलकर नाश्ता कर लीजिए, ठंडा हो जाएगा। पास से अर्जुन के साथ गुजरते हुए
सुमित जीजू ने ऊंची आवाज में कहा तो मीरा तुरंत अक्षत से दूर हट गई और सुमित जीजू की तरफ पलटकर कहा, गुड मॉर्निंग जीजू। गुड मॉर्निंग मीरा। तुम्हारे हाथों से बनी एक कप चाय मुझे भी मिलेगी या सारी अपने इस सड़ू पति को ही पिला दी? सुमित जीजू ने पीछे की तरफ झुककर अक्षत को सुनाते हुए कहा। मीरा ने सुना तो मुस्कुरा उठी और हामी भरकर किचन की तरफ चली गई। लेकिन अक्षत कैसे रिएक्ट न करता। वो उठा और जीजू की तरफ आते हुए बोला, ए जीजू, मुझे कोई सड़ू नहीं कहेगा। पता नहीं मीरा ने मेरा ऐसा अजीबोगरीब नाम क्यों निकाला है, और वो कहे तो अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग नहीं कहोगे। अक्षत को चिढ़ता देखकर अर्जुन ने उसे रोकते हुए कहा, फिलहाल तो अजीबोगरीब तू लग रहा है। ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? जीजू देखो जरा, इसे ये लगता है किसी भी एंगल से वकील। सुमित जीजू ने गौर से मुंह बनाते भवें चढ़ाई और फिर अर्जुन की तरफ पलटकर कहा, क्रिमिनल लॉयर है ना, हो सकता है इसके लिए सीरियस लुक रखा हो। अक्षत ने सुना तो मुस्कुराने लगा और जीजू को हाई फाई दिया। ये देखकर अर्जुन ने कहा, दिस इज नॉट फेयर यार जीजू, आप हर बार इसकी साइड हो जाते हो। क्या करे यार, पुराना प्यार है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। समझा कर सुमित जीजू ने अर्जुन का सीना थपथपाते हुए कहा और फिर अक्षत की तरफ पलटकर कहा, वैसे मुझे भी जानना था ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है। अरे जीजू, पिछले 2 हफ्ते से कोर्ट बंद है, दिन भर घर में ही तो रहता हूँ, बाहर कहीं जाना नहीं होता, तो ट्रिम नहीं किया और अब इस लुक की आदत हो गई तो नहीं हटाया। अक्षत ने अपने गालों को सहलाते हुए कहा, फिर तो ठीक है, मुझे लगा कहीं कबीर सिंह देखकर तू भी तो उससे एक्सपायर नहीं हो गया। अर्जुन ने कहा, कबीर सिंह से आजकल के बच्चे इंस्पायर होते हैं, मुझ जैसे लड़के नहीं। उसने प्यार के लिए सिर्फ पागलपन दिखाया है और कुछ भी नहीं। अब यहाँ से बहस शुरू होने वाली थी, क्योंकि भाई शाहिद कपूर थे अर्जुन के फेवरेट, लेकिन जीजू ने दोनों को बहस का मौका ही नहीं दिया और कहा, चलो यार, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, वैसे भी आज संडे है, पूरा दिन पड़ा है बहस करने के लिए। जीजू दोनों को लेकर डाइनिंग टेबल की ओर चले आए। चीकू काव्या भी नाश्ता करने आ चुके थे। व्यास हाउस की सबसे प्यारी बात यही तो थी कि यहाँ सुबह का नाश्ता सब साथ में करते थे। डाइनिंग टेबल के पास अभी सुमित, अर्जुन, अक्षत, काव्या और चीकू ही आए थे। काव्या बड़ी हो चुकी थी और चीकू भी काव्या के साथ स्कूल जाने लगा था। वहीं अमायरा अभी छोटी थी, इसलिए घर में ही रहती थी। थोड़ी देर बाद दादू और दादी भी चले आए। अमायरा वहीं खेल रही थी। उसने दादू को गुजरते देखा तो वो अपना खिलौना छोड़कर दादू के पास आई और उनकी सबसे छोटी उंगली पकड़ते हुए कहा, दादू अमायरा को देखकर मुस्कुराए और कहा, छोटी मीरा, चलो नाश्ता करते हैं। अमायरा ने खुश होकर हाँ में गर्दन हिला दी। दादू अमायरा को लेकर डाइनिंग टेबल के पास चले आए। दादू ने उसे अपनी गोद में बिठाने की कोशिश की तो अमायरा ने कहा, दादू यहाँ नहीं, भाई के पास। नन्ही अमायरा ने चीकू की तरफ इशारा करके कहा तो दादू ने उसे जाने दिया। अमायरा आकर चीकू और काव्या के बीच बैठ गई, लेकिन टेबल तो उससे बहुत नीचे था और अमायरा की सिर्फ शक्ल नजर आ रही थी। यह देखकर जीजू ने कहा, देखा अम्मू, दादू की गोद से जाने का नतीजा। इसीलिए कहते हैं कि बड़ों का साथ बहुत जरूरी है। हम अमायरा ने बिल्कुल अक्षत की तरह मुंह बनाते हुए कहा, ऐ अम्मू, ये कहाँ से सीखा तुमने? पापा से। अमायरा ने अक्षत को फंसा दिया, लेकिन अक्षत ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए। ऐसे दिखाया जैसे उसको कुछ पता ही नहीं यहाँ क्या हो रहा है।
दादू ने अक्षत को देखा और कहा, तू ये सब सिखाता है बच्चों को? दादू, मैंने कहा सिखाया, वो मीरा द ग्रेट की बेटी है, उसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, वो सब सीख कर आई है। अक्षत ने कहा, लेकिन ये भूल गया कि मीरा उसके पीछे ही खड़ी है। अक्षत ने नहीं देखा, लेकिन बगल में बैठे सोमित जीजू ने देख लिया और कहा, लगता है तू आज नाश्ता नहीं करेगा। क्यों नहीं करूँगा? इनफैक्ट मुझे तो बहुत भूख लगी है, अक्षत ने कहा तो जीजू ने पीछे देखने का उसे इशारा किया। अक्षत ने जैसे ही देखा, उसका बायां हाथ ऑटोमेटिक कान के पास चला गया और अक्षत ने धीरे से कहा, सॉरी। देखा दादू, हमने किसी को कुछ नहीं सिखाया, फिर भी हमारा नाम आ रहा है। मीरा ने दादू की तरफ आकर उनके सामने प्लेट रखते हुए कहा, अरे मीरा, ये आशु का किया धरा है, घर के सब बच्चे इसके इशारों पर चलते हैं, आपकी मीरा भी। अक्षत दादू की तरफ देखते हुए बड़बड़ाया, जिसे सिर्फ दादू ही सुन पाए। जीजू, हम आपकी चाय लेकर आते हैं, कहकर मीरा वापस किचन में चली गई। दादू ने अक्षत की बढ़ी हुई दाढ़ी को देखा और कहा, ये जंगल क्यों उगा लिया है तुमने अपने चेहरे पर? सुबह से ये दोनों मेरे पीछे पड़े थे, अब आपको भी मेरी दाढ़ी से दिक्कत हो रही है दादू? अक्षत ने थोड़ा खींचते हुए कहा, दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे दाढ़ी रखना देखकर लग रहा है जैसे किसी हिंदी फिल्म के खलनायक हो। वेरी फनी, अक्षत ने कहा, तेरे बाप ने देखा नहीं है तुझे ठीक से, वरना ये दाढ़ी नहीं दिखती। दादू ने कहा, आप डरते होंगे पापा से, मैं नहीं डरता, वैसे भी मैं अब बड़ा हो गया हूँ, ऐसे कब तक डरूंगा उनसे? अक्षत ने कहा तो जीजू ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई, उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे फंसाने के लिए, क्योंकि सामने से ही विजय जी जो आ रहे थे। अर्जुन समझ गया, इसलिए टेबल के नीचे से सोमित जीजू के हाथ पर ताली दी और असली क्लाइमेक्स का इंतजार करने लगे। विजय जी आए और कुर्सी खिसका कर बैठते हुए कहा, क्या बात है, आज सारे ही बड़े चुप-चुप बैठे हो? वो डिस्कशन चल रहा था कि घर के बच्चे अब बड़े हो गए हैं। अर्जुन ने आग लगाते हुए कहा, बड़े हो गए हैं, लेकिन काव्या, चीकू और अमू तो अभी बच्चे ही हैं। विजय जी ने थोड़ा असमझ की स्थिति में कहा, इनसे बड़े वाले बच्चे? मौसा जी, जीजू ने उस आग में घी डालने का काम किया। इनसे बड़ा बच्चा कौन है घर में, कोई है क्या पापा? विजय जी ने कंफर्म करने के लिए दादू से पूछा, तो दादू ने अपने हाथ खड़े कर दिए और ये जता दिया कि उन्हें कुछ नहीं पता। अक्षत समझ गया कि अर्जुन और सोमित जीजू उसे फंसा रहे हैं, इसलिए वो सबको इग्नोर कर शांत बैठ गया, लेकिन उसका हाथ उसकी दाढ़ी पर चला गया। विजय जी का ध्यान सहसा ही अक्षत की दाढ़ी पर चला गया, जो कि इन दिनों थोड़ी बढ़ी हुई थी। आज से पहले अक्षत को ऐसे नहीं देखा था, या तो अक्षत हमेशा क्लीन शेव रहता था या फिर लाइट ट्रिम रखता, पर इस बार दाढ़ी और मूछें दोनों बढ़ा रखी थी। विजय जी कुछ देर अक्षत को देखते रहे और फिर एकदम सहज होकर कहा, बाहर रघु पौधे की कटाई कर रहा है, ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? अक्षत ने हैरानी से पूछा, अगर तुम ज्यादा ही बिजी हो तो तुम भी जाकर अपनी दाढ़ी छटवा लो। विजय जी ने कहा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अर्जुन जीजू की तरफ झुककर फुसफुसाया, हमारा ऊंट इतनी जल्दी नहीं झुकेगा। सोमित जीजू ने फिर अक्षत की साइड होकर कहा, कल ये दिखनी नहीं चाहिए। विजय जी न अक्षत की सफाई सुनी, न ही कोई दलील, बस सीधा फैसला सुना दिया। हम, अक्षत ने कहा और ऐसा करते हुए उसका वैसे ही मुंह बना जैसे कुछ देर पहले अमायरा बना रही थी। अक्षत ने सामने बैठी अमायरा को देखा तो वो मुस्कुरा उठी। उसकी मुस्कुराहट देखकर अक्षत सब भूल जाता था। कुछ देर बाद अमू, नीता, दादी माँ राधा और मीरा भी चली आई। मीरा और तनु सबके लिए नाश्ता परोसने लगी।
नाश्ता करने के बाद सभी उठकर वहां से चले गए। अक्षत ने देखा मीरा किचन में अकेली है। वो उसके पास चला आया और कहा, मीरा, हाँ कुछ चाहिए था आपको? मीरा ने अक्षत की तरफ पलटकर कहा। बालों की एक लट उसके गाल पर झूल रही थी। अक्षत ने अपनी उंगली से उसकी लट को साइड किया और बोला, अच्छा तुम बताओ, ये दाढ़ी अच्छी नहीं लग रही मुझ पर। मीरा ने अक्षत के चेहरे को गौर से देखा। इस दाढ़ी की वजह से अक्षत का वो सांवला सा रंग छुप सा गया था, जिससे मीरा को बहुत प्यार था। वो अक्षत के थोड़ा सा करीब आई और उसकी मूछों को ऊपर करते हुए बोली, सच कहे तो थोड़ी कम अच्छी लग रही है। सब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आप पहले से भी ज्यादा सीरियस दिखने लगे हैं। बाकी आपको पसंद हो तो रहने दीजिए। जो हमारी मीरा को नहीं पसंद वो हमें भी नहीं पसंद। कहते हुए अक्षत जैसे ही मीरा के गाल की तरफ झुका, किचन के दरवाजे पर खड़ी नीता ने खांसने का नाटक किया। अक्षत ने शर्म से अपना सर सहलाते हुए कहा, भाभी वो मैं पानी लेने आया था। देवर जी पानी। नीता ने पानी का ग्लास अक्षत के सामने करके कहा, थैंक यू। अक्षत ने पानी लिया और तुरंत वहां से निकल गया, इससे पहले कि उसकी खिंचाई हो। घर में हर कोई अक्षत को उसकी बढ़ी हुई दाढ़ी के लिए टोक रहा था और विजय जी ने तो सीधे सीधे चेतावनी तक दे डाली। अक्षत अपने कमरे में चला आया। आज संडे था और सभी घर पर ही थे। चीकू, काव्या और अमायरा बाहर लॉन में खेल रहे थे। वहीं दादू भी लॉन में बैठकर धूप सेक रहे थे। तनु अपने कमरे की साफ सफाई कर रही थी। नीता किचन में थी और राधा दादी माँ के कमरे में बैठकर उनके पैरों की मालिश कर रही थी। विजय जी संडे के दिन भी बैठकर ऑफिस के जरूरी कामों को खत्म कर रहे थे, तो वहीं मीरा हॉल में बैठकर अपने मेस देख रही थी। उसका चाइल्ड होम अच्छा चल रहा था। बड़े बड़े लोग मीरा से जुड़ चुके थे और उसके चाइल्ड होम के लिए डोनेशन भी आ रहा था, जिससे उन बच्चों को और बेहतर जिंदगी मिल सके। पिछले आधे घंटे से अक्षत अपने कमरे का दरवाजा बंद करके बैठा था। सोमित, जीजू और अर्जुन दोनों किसी बात को लेकर डिस्कस करते हुए ऊपर आ रहे थे कि नजर अक्षत के कमरे की ओर चली गई। दोनों उस तरफ चले आए। अक्षत के दरवाजे पर उसके नाम के साथ मीरा का नाम देखकर जीजू ने कहा, देखना थोड़े दिनों में यहाँ नामों की लाइन लग जाएगी। ये आशु अंदर कर क्या रहा होगा? अर्जुन ने अपना सर खुजाते हुए कहा। बम बना रहा है, जीजू ने कहा। हैं? अर्जुन ने हैरानी से उनकी तरफ देखकर कहा, है क्या? मुझे कैसे पता होगा वो अंदर क्या कर रहा है? मैं भी तो तुम्हारे साथ ही बाहर ही हूँ ना। सोमित जीजू ने उखड़े स्वर में कहा, अच्छा ठीक है, ये आशु अपने कमरे से बाहर आए तो इससे बात करूं मैं। शादी को 4 साल हो गए फिर भी लड़कियों की तरह अंदर घुसा है। जीजू बोलो ना उसको बाहर आने को। अर्जुन ने किसी बच्चे की तरह मचलते हुए कहा, तुम चाहते हो मैं एक सोते शेर को उठाऊं? मुझे मेरा संडे प्यारा है, मैं चला सोने। सोमित जीजू ने जाते हुए कहा, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे आपसे और आशु दोनों से साथ बात करनी थी। अर्जुन ने कहा, ऐसी क्या बात है? जीजू ने पूछा। रुको अभी बताता हूँ। अर्जुन ने जीजू को रुकने का इशारा किया और अक्षत के कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहा, आशु, ओ आशु, बाहर आजा, कुछ बात करनी है। आशु कुछ देर बाद अक्षत ने दरवाजा खोला तो अर्जुन और जीजू का मुंह खुला का खुला रह गया। अक्षत अंदर बैठकर अपने ट्रिमर से अपनी दाढ़ी हटा रहा था। उसने अपनी दाढ़ी हटा दी और सिर्फ मूछें रख ली, जिन पर ताव देते हुए अक्षत ने कहा, क्या है? शेविंग के बाद बड़ा कूल लग रहा है यार। अर्जुन भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। क्या बात है?
साले साहब अभी भी 24 के लग रहे हो। स्वामी जीजू ने भी आकर कहा, बात क्या है वो बताइए, खामखा मेरा टाइम वेस्ट मत करिए आप दोनों। अक्षत ने चिढ़ते हुए कहा, बाहर आना, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बातें करनी है। कहते हुए अर्जुन उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया और सोफे पर आ बैठा। अक्षत के दूसरी तरफ स्वामी जीजू आ बैठे तो अर्जुन ने कहा, वो मैं ये कह रहा था कि आज संडे है तो क्यों ना हम तीनों अपनी अपनी वाइफ को बाहर लेकर चले। लाइक सरप्राइज, अच्छा आइडिया है। तनु भी कुछ दिन से बोल रही थी बाहर जाना है। स्वामी जीजू ने कहा, जिन्हें बस आजकल बाहर जाने का बहाना चाहिए था, क्योंकि विजय जी नई कंपनी ने उन्हें बिजी जो कर दिया था। अक्षत ने सुना तो उसे भी ये आइडिया ठीक लगा, लेकिन अगले दिन से उसे कोर्ट जाना था तो उसने उठते हुए कहा, सॉरी मैं नहीं जा पाऊंगा। हाँ, आप लोग चाहे तो मीरा को लेकर जा सकते हैं। ये क्या बात हुई भला? और तुझे ऐसा कौन सा काम है? देखा जीजू, मैंने कहा था ना, इसे फैमिली से कोई मतलब नहीं है, बस हर वक्त काम काम काम। अर्जुन ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा, जीजू आप समझाइए ना भाई को, कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं ये। अक्षत ने पलटकर कहा, सही तो कह रहा है, मीरा के प्रति तेरी कोई जिम्मेदारी बनती है भी या नहीं? शादी के बाद तू सच में बदल गया है यार। तेरी लाइफ में अब कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है। स्वामी जीजू ने आज अर्जुन का साथ देते हुए कहा, जीजू ऐसा कुछ नहीं है, मीरा को मुझसे कोई शिकायत भी नहीं है, होती तो वो मुझसे कह देती। कल सुबह मेरे कोर्ट सेशन से मुझे किसी इम्पोर्टेंट केस को देखना है, सॉरी मैं नहीं जा पाऊंगा। कहते हुए अक्षत वहां से चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। अब क्या करें? अर्जुन ने अपसेट होकर पूछा। अब तो एक ही इंसान है जिसके कहने से हमारे साले साहब मानेंगे। स्वामी जीजू ने कहा तो अर्जुन समझ गया। दोनों उठे और कुछ देर बाद मीरा के सामने थे। मीरा ने उन्हें साथ देखा तो अपना लैपटॉप बंद कर दिया और कहा, आप दोनों साथ साथ? अर्जुन और स्वामी जीजू मीरा के अगल बगल पड़े सोफों पर आकर बैठे और पहले अर्जुन ने कहा, मीरा तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? 4 साल हो चुके हैं, मीरा ने जवाब दिया। तुम्हें नहीं लगता 4 सालों में तुम्हारे मिस्टर सड़ू तुम्हारे अक्षत जी पहले से काफी बदल गए हैं? स्वामी जीजू ने चुपके से अर्जुन की तरफ अपने अंगूठे से ओके का साइन बनाते हुए कहा, हम कुछ समझे नहीं। मीरा ने झिझकते हुए कहा, मीरा आजकल आशु कुछ ज्यादा ही सीरियस रहने लगा है, हो सकता है किसी केस को लेकर डिस्टर्ब हो, तभी तो दिन भर अपने कमरे में रहता है या फिर अकेले घर में यहाँ वहाँ घूमता रहता है। पिछले 2 हफ्ते से तुमने उसे बाहर जाते हुए देखा नहीं ना? तो तुम्हें नहीं लगता उसे बाहर जाना चाहिए? तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि वो तुम्हें अपनी परेशानी बता सके। अर्जुन ने मीरा को अपनी बातों में उलझाते हुए कहा और जीजू की तरफ इशारा कर दिया कि वे प्लान को आगे बढ़ाएं। हाँ मीरा, अर्जुन सही कह रहा है, तुम्हारे साथ रहेगा तो वो तुम्हें अपनी प्रॉब्लम्स बता देगा, जीजू ने कहा। लेकिन घर में तो हम उनके साथ ही रहते हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो वो हमें जरूर बताते, मीरा ने मासूमियत से कहा। ओहो मीरा, तुम ना बहुत ही सीधी हो। लड़के अपनी वाइफ को कभी पूरी बात नहीं बताते हैं, बल्कि वाइफ को उनसे बात उगलवानी पड़ती है। आशु घर से बाहर जाएगा, खुली हवा में थोड़ा मूड अच्छा होगा तो क्या पता वो खुद ही तुम्हें बता दे। बात को समझो। अर्जुन ने आखिरी शब्दों पर थोड़ा जोर देते हुए कहा। हम ठीक है, हम उनसे बात करेंगे, मीरा ने कहा। अरे नहीं, तुम्हें उससे बात नहीं करनी है, बस उसे बाहर चलने के लिए मनाना है। उसके बाद जो भी बातें करनी हो बाहर करना, अच्छे मूड के साथ।
अर्जुन ने कहा तो जीजू ने बीच में कूदते हुए कहा, हाँ, और मैं, तनु, अर्जुन, नीता भी साथ में चलेंगे, आप सब। मीरा ने कहा। जीजू की जल्दबाजी देखकर अर्जुन ने अपना सर पीट लिया और बात को संभालते हुए कहा, मीरा, तुम ही तो कहती हो ना, फैमिली हील एवरीथिंग, तो मोरल सपोर्ट के लिए। मान लो अगर बात बड़ी हुई और आशु इमोशनल हो गया एंड उस मौके पर उसे तुम संभाल ना पाओ तो हम सब होंगे ना वहाँ। फॉर मोरल सपोर्ट मीरा अर्जुन की बातों में आ गई और अक्षत को बाहर ले जाने के लिए हामी भर दी। मीरा के पीछे से जीजू और अर्जुन ने एक दूसरे को हाई फाई दिया और मन ही मन खुश हो रहे थे। कुछ ही देर बाद बच्चे खेलकर अंदर चले आए। चीकू अपनी साइकिल अंदर दौड़ाने लगा और काव्या सोफे पर आकर बैठ गई। नन्ही अमायरा मीरा के पास आकर बैठी और कहा, मम्मा, हमें डॉल चाहिए, हमारी अम्मू को डॉल चाहिए, बड़े पापा उसके लिए बड़ी सी डॉल लेकर आएंगे। अर्जुन ने उसे गोद में लेकर सर पर किस करते हुए कहा। मीरा ने अमायरा के सर पर हाथ घुमाया और वहां से चली गई। कितनी बड़ी, बड़े पापा, बहुत बहुत बड़ी, तुम्हारी जितनी। अर्जुन ने कहा तो अमायरा खुश हो गई। अर्जुन और सोमित जीजू की बातें सुनकर मीरा ऊपर कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा बंद देखकर मीरा को लगा शायद अक्षत सच में परेशान है। उसने दरवाजा खटखटाया। अक्षत अंदर बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसको लगा जीजू और अर्जुन फिर उसे परेशान करने आ गए हैं, इसलिए वो उठा और जोर से दरवाजा खोलकर बिना सामने देखे कहा, आप लोग मुझे शांति से काम करने देंगे या फिर नहीं? अक्षत जी, हम हैं। मीरा ने थोड़ा डरते हुए कहा। ओहो, सॉरी मीरा, वो मुझे लगा जीजू और अर्जुन भैया हैं। क्या हुआ, तुम्हें कुछ काम था? अक्षत ने नॉर्मल होकर कहा। हम अंदर आ जाएं? मीरा ने अक्षत के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। ऐसे पूछ क्यों रही हो, आ जाओ ना। अक्षत ने साइड होते हुए कहा। मीरा अंदर चली आई तो अक्षत ने उसके सामने आकर कहा, तुमने नोटिस नहीं किया कैसा लग रहा हूँ मैं? मीरा ने देखा अक्षत ने अपनी दाढ़ी हटा दी है, बस मूछें रख ली जिन पर वो ताव दे सके। मीरा ने अक्षत के माथे पर आए बालों को साइड करते हुए कहा, किसे इम्प्रेस करने का इरादा है? फिलहाल तो आपको मिसेज व्यास। अक्षत ने मीरा को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। आप ऐसे रूम बंद करके क्या कर रहे थे? मीरा ने पूछा। वो कल एक केस की सुनवाई है, उसी के सिलसिले में कुछ काम कर रहा था। अक्षत ने मीरा के बालों की लट को साइड में करते हुए कहा। तो मीरा ने अक्षत के उस हाथ को थामा और बड़े प्यार से कहने लगी, अक्षत जी, आजकल आप कुछ ज्यादा ही काम करने लगे हैं। खुद के लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं होता है। क्यों ना आज शाम बाहर चला जाए, जिससे आपका मूड भी सही हो जाएगा और आपकी टेंशन भी कुछ दूर हो जाएगी। अक्षत समझ गया कि मीरा जीजू और अर्जुन की बातों में आ चुकी है, इसलिए प्यार से कहा, ये सब जीजू और भैया ने कहा ना तुमसे? क्यों, हम अपनी मर्जी से आपके साथ बाहर नहीं जा सकते क्या? मीरा ने सवाल किया। अक्षत ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और कहने लगा, मीरा, तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें आपके साथ जाना ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। आपसे बस थोड़ा सा वक्त हमारे लिए, प्लीज। मीरा ने बड़े ही प्यार से कहा। अक्षत मुस्कुरा उठा। मीरा उससे इतने प्यार से कुछ कहे और वो मना कर दे, ऐसा कैसे हो सकता था? उसने मीरा को सीने से लगाते हुए कहा, ठीक है, चलेंगे। आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। कहते हुए मीरा ने अक्षत के गाल पर किस किया और वहां से जाने लगी तो अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपनी तरफ किया और कहा, ये क्या था? रिश्वत हमारी बात मानने के लिए?
मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हम ऐसी रिश्वत के लिए तो मैं रोज तैयार हूँ, कहते हुए अक्षत ने जैसे ही मीरा को किस करने की कोशिश की, अमायरा वहां आ गई और कहा, मम्मा। अमायरा को वहां देखकर अक्षत ने मीरा को तुरंत छोड़ दिया। मीरा अमायरा के पास आई और उसे गोद में उठाते हुए कहा, हाँ बेटा, बड़े पापा हमारे लिए इतनी बड़ी डॉल लेकर आएंगे। अमायरा ने कहा, बेटा, आपको डॉल की क्या जरूरत, आप तो खुद ही डॉल जैसी कीट हो। अक्षत ने प्यार से कहा। अमायरा ने अक्षत को अपने पास आने का इशारा किया तो अक्षत उसकी तरफ चला आया। अमायरा ने अक्षत की तरफ झुकते हुए कहा, हम क्यूट नहीं हैं, हम स्ट्रांग हैं। अक्षत हंसने लगा। वो अमायरा के बगल में आया। उसने और मीरा ने एक साथ उसके गालों पर किस किया। तभी जीजू वहां चले आए और कहा, साले साहब, एक मिनट ऐसे ही रहना। कहते हुए उन्होंने अपना फोन निकाला और उन तीनों की एक प्यारी सी तस्वीर अपने फोन में ले ली। मीरा अमायरा को लेकर सुमित जीजू के साथ वापस चली गई और अक्षत एक बार फिर आकर अपना काम करने लगा। उसी शाम अक्षत, मीरा, अर्जुन, नीता, सुमित जीजू और तनु बाहर जाने के लिए तैयार खड़े थे। अर्जुन ने राधा और विजय जी से भी चलने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वे चाहते थे कि तीनों बेटे अपनी अपनी पत्नियों के साथ ही जाएं। राधा ने बच्चों को भी घर पर ही रख लिया, क्योंकि सर्दी का मौसम था। ऐसे में वो नहीं चाहती थी कि बच्चे बाहर जाएं और बीमार हो जाएं। अमायरा को घर छोड़ने का मन अक्षत का नहीं था, लेकिन चीकू और काव्या को छोड़कर अमायरा जाना भी नहीं चाहती थी। अक्षत सबके साथ वहां से चला गया। राधा ने तीनों बच्चों को खाना खिलाया और तीनों बच्चे दादू के कमरे में चले आए। आखिर दादू ने उन्हें कहानी सुनाने का वादा जो किया था। अक्षत गाड़ी ड्राइव कर रहा था। उसके बगल में बैठे थे सुमित जीजू, जो कि आज काफी खुश नजर आ रहे थे। पीछे अर्जुन, नीता, तनु और मीरा। हालांकि अर्जुन बड़ी गाड़ी लाना चाहता था, लेकिन अक्षत ने ही मना कर दिया और इन चारों को पीछे एडजस्ट करना पड़ा। सुमित जीजू ने मिरर में देखा तो ताना मारते हुए कहा, इसीलिए मौसा जी कहते हैं कि सुबह सुबह व्यायाम किया करो। अच्छा, ये बात तो आप पर भी लागू होती है सुमित। वैसे आज हमारे वकील साहब को कैसे समय मिल गया बाहर आने का? तनु ने सुमित जीजू से बात शुरू करके अक्षत पर खत्म करते हुए कहा, क्यों दी, क्या मैं पहले कभी आप लोगों के साथ बाहर नहीं आया? अक्षत ने गाड़ी चलाते हुए पूछा, अरे दी, आप कहाँ इस सड़ू से, मेरा मतलब आशु से सवाल कर रही हो? वो तो हमारी मीरा का कमाल है जिसने इन्हें मना लिया, वरना ये भाई साहब तो बस काम काम। और अर्जुन ने कहा, भैया, जो रास्ता मैंने चुना है ना, वो इतना आसान भी नहीं है। हम वकीलों की एक छोटी गलती की वजह से किसी बेगुनाह को सजा हो जाती है, तो कभी कभी उसी गलती की वजह से एक गलत इंसान सजा से बच जाता है। इसीलिए ध्यान देना पड़ता है। आप ऑफिस में बैठकर काम करते हैं ना, इसीलिए आपको ये सब इजी लगता है, अक्षत ने कहा। आशु, तू जो भी करता है ना, वो प्राउडली मैं अपने ऑफिस में दोस्तों में बताता हूँ। ये सब तो बस तेरी टांग खींचने के लिए, अर्जुन ने अक्षत का कंधा दबाते हुए कहा तो अक्षत ने अपने हाथ से अर्जुन का हाथ छूकर उसे ये एहसास दिलाया कि वो उसकी बात से नाराज नहीं है। अक्षत और मीरा जहां अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर चुके थे, वहीं कोई तो था जो मीरा के साथ अपनी दुश्मनी की जड़ें मजबूत कर रहा था। अक्षत और मीरा की जिंदगी में शांति थी, लेकिन ये शांति आने वाले किसी तूफान का संकेत थी। घर में निधि की सगाई की तैयारियां चल रही थी। अगली सुबह नाश्ते के बाद अर्जुन और विजय जी सगाई के लिए वेन्यू बुक करने चले गए।
नीता, मीरा, निधि और राधा मार्केट जाने की तैयारी करने लगे और ड्राइवर की ड्यूटी उन्होंने दी अक्षत को, क्योंकि उस वक्त घर में अक्षत ही बचा था। बाकी दादा दादी तो सुबह सुबह ही अपने दोस्तों के साथ इंदौर में किसी मंदिर के लिए निकल गए थे। घर में सिर्फ रघु ही था उसे घर का ध्यान रखने को बोलकर, बाकी सब भी चले गए। नीता, राधा और निधि पीछे बैठी थी। अक्षत आगे और बगल में मीरा चीकू को अपनी गोद में लेकर बैठी थी। जैसे ही गाड़ी व्यास हाउस से बाहर निकली, सड़क के उस पार झाड़ियों में छिपा एक आदमी बाहर आया। उसने काले रंग का बड़ा सा जैकेट पहन रखा था और उसी जैकेट का कैप ओढ़े हुए था। हाथों में काले रंग के दस्ताने थे और पैरों में काले रंग के जूते पहने हुए था। वो व्यास हाउस के मेन गेट की ओर आया और पारखी नजरों से घर देखने लगा। उसे गेट के बाहर खड़े देखकर रघु आया और बोला, कौन हो भाई तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मुसाफिर हूँ, घर ढूंढ रहा हूँ, आदमी ने सधी हुई आवाज में कहा। लेकिन ये घर बिकाऊ नहीं है, यहाँ तो लोग रहते हैं। तुम आगे जाओ, शायद कोई घर तुम्हें मिल जाए, रघु ने कहा। शुक्रिया, आदमी ने कहा और वहां से चला गया। रघु भी वापस अपने काम में लग गया। अक्षत सबको लेकर मार्केट पहुंचा। राधा, निधि, मीरा और नीता गाड़ी से उतर गए। अक्षत का भीड़ में जाने का मन नहीं था, इसलिए वो चीकू के साथ गाड़ी में ही रुक गया था। सबके जाने के बाद अक्षत ने म्यूजिक चला लिया और सीट से सर लगाकर सुनने लगा। जब से मीरा अक्षत की जिंदगी में आई थी, अक्षत को संगीत से प्यार हो चुका था। चीकू वही बगल में बैठा खेल रहा था। निधि ने सगाई में पहनने के लिए डार्क मैरून रंग का लहंगा लिया। नीता ने भी अपने और राधा के लिए साड़ी पसंद कर ली। बस मीरा ही कुछ पसंद नहीं कर पा रही थी। 20 से 25 साड़ियां देखने के बाद मीरा ने थककर गर्दन झुका ली और मन ही मन में कहा, काश अक्षत जी यहाँ होते तो कितना आसान होता ना ये सब। सोचकर मीरा ने जैसे ही सामने देखा, चीकू को गोद में उठाए अक्षत वहां चला आ रहा था। अक्षत को अपने सामने देखकर मीरा मुस्कुरा उठी। अक्षत को वहां देखकर नीता ने कहा, देवर जी अब आप ही मदद कर दीजिए मीरा की, उसे तो कुछ पसंद नहीं आ रहा है। अक्षत ने चीकू को नीचे उतारा और मीरा के बगल में बैठते हुए कहा, भैया वो ग्रीन वाली दिखाना। दुकान वाला अक्षत की बताई साड़ी निकालकर उसे दिखाता है। अक्षत 2-4 साड़ियां और देखता है। उसके बाद उसे क्रीम कलर की रेड बॉर्डर वाली बनारसी साड़ी पसंद आती है और वो उसे पैक करने के लिए बोल देता है। उसे ऐसा करता देखकर राधा कहती है, अरे आशु, एक बार मीरा से तो पूछ लो उसे पसंद है भी या नहीं। माँ जब पहनकर मुझे दिखाना है तो फिर साड़ी मेरे पसंद की ही होनी चाहिए ना। अक्षत ने कहा तो राधा ने कहा, तू कभी नहीं सुधरेगा, तेरा बस चले तो अपनी मीरा को कहीं ना जाने दे। अक्षत ने सुना तो शर्मा कर अपना सर खुजाने लगा। राधा ने मीरा से पूछा तो उसने कहा, अच्छी है माँ। अक्षत ने सबके लिए बिल पे किए और सबको साथ लेकर चल पड़ा। चलते चलते उसे कुछ याद आया तो उसने मीरा से कहा, मीरू तुम चलो मैं अभी आता हूँ। मीरा सबके साथ चली गई। अक्षत वापस आया, कुछ ऑर्डर किया और उसका बिल भी पे करके बैग अपने साथ लेकर शोरूम से बाहर आ गया। अक्षत सोचते हुए चल ही रहा था कि तभी उसकी नजर सड़क पर तेजी से आती गाड़ी की ओर गई। अक्षत ने देखा गाड़ी के बिल्कुल सीधे में मीरा चली जा रही है। किसी अनहोनी के डर से अक्षत का दिल धड़का और वो मीरा की तरफ दौड़ा। गाड़ी जैसे ही मीरा के करीब आई, अक्षत ने मीरा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। आशु, राधा चिल्लाई। गनीमत था अक्षत और मीरा को कोई चोट नहीं लगी। अक्षत ने मीरा को संभाला और कहा, तुम ठीक तो हो ना मीरा?
हम ठीक हैं, मीरा ने डरते हुए स्वर में कहा। नीता, निधि और राधा उन दोनों के पास आई और उन्हें संभाला। कितना बदतमीज था वो गाड़ी वाला। अगर देवर जी नहीं आए होते तो पता नहीं आज क्या होता। नीता ने गाड़ी वाले को कोसते हुए कहा। कोई बात नहीं, सब ठीक है भाभी। आप चीकू को संभालो और चलकर सब गाड़ी में बैठो। अक्षत ने कहा। मीरा भी जाने लगी तो अक्षत ने हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और कहा, तुम ठीक तो हो ना मीरा? मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। मैंने तुम्हें अकेले भेज दिया। आई एम सॉरी। अक्षत जी, हम बिल्कुल ठीक हैं और आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? वो बस एक्सीडेंट था, जिससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। ज्यादा मत सोचिए और चलिए यहाँ से। मीरा अक्षत को साथ लेकर चल पड़ी। ना चाहते हुए अक्षत की नजर सड़क के उस नुक्कड़ पर चली गई जहां से वो गाड़ी मुड़ी थी। खैर, सभी आकर गाड़ी में बैठे। अक्षत ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। मन को शांत करने के लिए म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। तुम हो पास मेरे, साथ मेरे हो तुम। यूं जितना महसूस करूं तुमको, उतना ही पा भी लूं। मीरा ने सुना तो अक्षत की ओर देखने लगी। अक्षत के चेहरे पर परेशानी के भाव देखकर मीरा ने अपना हाथ अक्षत के हाथ पर रख दिया। अक्षत ने उसकी ओर देखा तो मीरा ने अपनी पलकें झपकाकर उसे आश्वस्त किया। राधा ने अक्षत को सुनार के पास चलने को कहा। इस बार अक्षत भी सबके साथ शॉप पर चला आया। राधा ने निधि के लिए और हनी के लिए सगाई की अंगूठी खरीदी। खरीदारी करते हुए दोपहर के 3 बज चुके थे। सबने बाहर ही खाना खाया और फिर घर के लिए निकल गए। अक्षत ने सबको घर छोड़ा और खुद गाड़ी लेकर किसी काम से बाहर चला गया। राधा और सभी अंदर आए। देखा विजय जी और अर्जुन भी आ चुके हैं। अर्जुन ने नीता से सबको चाय पिलाने को कहा तो मीरा ने कहा, हम ले आते हैं। मीरा, तुम बैठो, मैं ले आती हूँ। चीकू के लिए दूध भी लाना है, कहकर नीता किचन की तरफ चली गई। राधा और निधि सभी हॉल में ही हैं। आकर बैठ गई। दादा दादी अभी आए नहीं थे। उन्होंने शाम की आरती के बाद घर आने को कहा था। चाय पीने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले गए। निधि मीरा के कमरे में चली आई और कहा, यार मीरा, मुझे तो बहुत बेचैनी हो रही है। मीरा ने निधि के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा, कैसी बेचैनी? सगाई को लेकर सब कितनी जल्दी हो रहा है ना। एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। निधि ने कहा तो मीरा मुस्कुरा उठी और कहा, पागल हो तुम सच में निधि। ये पल एक लड़की की जिंदगी में सबसे खूबसूरत पल होते हैं। तुम्हें इन पलों को खुलकर जीना चाहिए। हनी बहुत ही अच्छा लड़का है। थैंक यू मीरा, तुमने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी। यू आर द बेस्ट भाभी इन दिस वर्ल्ड। निधि ने मीरा को हक करते हुए कहा। एंड यू आर द बेस्ट फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड। मीरा ने भी उसे हक करते हुए कहा। मीरा, अक्षत की शादी के बाद निधि और मीरा के बीच रिश्ता और भी गहरा हो गया था। मीरा जितनी अच्छी दोस्त थी उतनी ही अच्छी निधि की भाभी भी थी। दोनों साथ बैठकर बातें करती रहीं और फिर थकान के कारण निधि वहीं सो गई। मीरा उसके बालों में उंगलियां घुमाती रही। कुछ देर बाद मीरा उठी और कमरे से बाहर चली आई। नीचे आकर मीरा राधा के पास मिलकर रात के खाने की तैयारियां करने लगी। रात के खाने पर सब मौजूद थे, बस अक्षत ही नहीं था। राधा, आशु कहाँ है? विजय जी ने पूछा। वो तो दोपहर से ही बाहर है, मैं फोन करती हूँ, राधा ने कहा और लैंडलाइन से अक्षत को फोन लगाया, लेकिन फोन बिजी जा रहा था। उसका फोन बिजी आ रहा है। आप सब खाइए ना, वो आ जाएगा, शायद किसी काम में फंसा हो, राधा ने कहा तो बाकी सब खाना खाने लगे। रात के 10 बजने को आए लेकिन अक्षत घर नहीं आया।
अब तो मीरा को भी चिंता होने लगी थी। वो बार बार गेट के पास जाकर देखती, लेकिन अक्षत नहीं आया। अर्जुन, नीता और चीकू सोने जा चुके थे। निधि भी खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली गई थी। मीरा बाहर कॉरिडोर में अक्षत का इंतजार करती रही थी कि तभी अक्षत की गाड़ी की आवाज आई। रघु ने गेट खोला। अक्षत गाड़ी लेकर अंदर आया। जैसे ही गाड़ी से उतरा, उसकी नजर सामने खड़ी मीरा पर पड़ी और वो समझ गया कि मीरा नाराज है। अक्षत मीरा से कुछ कहता इससे पहले ही मीरा वहां से चली गई। अक्षत उसके पीछे पीछे आया। अंदर आकर हाथ मुंह धोया और फ्रेश होकर ऊपर जाने लगा। खाना नहीं खाएंगे आप? अक्षत को याद आया कि वो तो खाना आज बाहर से ही खाकर आया है। वो पलटा और मीरा से कहा, वो एक मीटिंग थी तो खाना मैंने बाहर ही खा लिया। हम? मीरा ने धीरे से कहा और वापस किचन की ओर चली गई। अक्षत भी ऊपर कमरे में चला आया और अपना लैपटॉप खोलकर उसमें कुछ काम करने लगा। आधे घंटे बाद उसे याद आया कि मीरा हमेशा उसके बाद खाना खाती है। उसने लैपटॉप साइड में रखा और नीचे आया, देखा मीरा के सामने खाना रखा है और वो खामोश कुर्सी पर बैठी कहीं खोई हुई है। अक्षत उसके पास आया और पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसने मीरा के हाथ को अपने दोनों हाथों में लिया और कहने लगा, सॉरी मीरा। मीरा अपने ख्यालों से बाहर आई और अक्षत की ओर देखकर बोली, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? हमारी कमी है कि हमने ऐसे रूल्स बना रखे हैं जिनका पालन सब करे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। अक्षत ने सुना तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने एक निवाला तोड़कर मीरा की ओर बढ़ाकर कहा, तुम और तुम्हारे रूल्स अपनी जगह सही है। मीरा, बस आज किसी जरूरी मीटिंग की वजह से बाहर ही खाना खाना पड़ा। उन्होंने इतना कहा कि मैं ना नहीं कह पाया। छोड़ो ना गुस्सा और खाना खाओ। मीरा अक्षत से कितना भी गुस्सा हो जाए, लेकिन उसका मासूम चेहरा देखकर अक्सर पिघल जाती थी। वो मुस्कुराई और अक्षत के हाथ से निवाला खा लिया। उसके बाद जब तक मीरा ने खाना खाया, अक्षत वहीं उसके पास बैठा रहा। खाना खाने के बाद अक्षत और मीरा ऊपर चले आए अपने कमरे में। मीरा कमरे की ओर जाने लगी तो अक्षत ने कहा, मीरा चलो ना थोड़ी देर के लिए छत पर चलते हैं। अक्षत जी, ठंड है, आपको सर्दी हो जाएगी, प्लीज मीरा थोड़ी देर के लिए, अक्षत ने रिक्वेस्ट की। तो मीरा ने रुकने का इशारा किया और कमरे से अपना शॉल लेकर आ गई। अक्षत के पास आकर मीरा ने उसे शॉल ओढ़ाया। अक्षत मीरा के थोड़ा करीब आया और कहा, ऐसा हमेशा किया करो ना मीरा, अच्छा लगता है। जवाब में मीरा मुस्कुरा दी। दोनों छत पर चले आए। सर्दियों का मौसम था। छत पर आकर बरामदे में आग जलाई और मीरा के साथ वहां आ बैठा। दोनों हाथ सेकने लगे। मीरा ने स्वेटर पहना था। जलती हुई आग में मीरा का चेहरा दमक रहा था। अक्षत उसे प्यार से देखता रहा और फिर कहने लगा, पता है मीरा, मेरा सबसे बड़ा सपना है अमायरा, आज उसी के लिए मीटिंग थी। एक बार मैं वो काम शुरू कर दूं तो उसके बाद हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हें खुश भी रखूंगा। मीरा ने अक्षत के हाथ को थामा और कहा, हम खुश हैं अक्षत जी, आपके और हमारे सपने अलग नहीं हैं। तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझे हिम्मत मिलती है मीरा। तुम्हारे भरोसे और प्यार के साथ मैं हर परेशानी से लड़ सकता हूँ। सीधे शब्दों में कहूँ तो तुम मेरी ताकत हो मीरा। अक्षत ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, आज इतनी तारीफ कुछ स्पेशल है? मीरा ने पूछा तो अक्षत ने शॉल खोला और मीरा को अपने पास आने का इशारा किया। मीरा अक्षत के पास उसकी बाहों में चली आई तो अक्षत वो शॉल दोनों के चारों ओर लपेट ली और मीरा के सर को चूमते हुए कहा,
नाउ आई एम स्ट्रॉन्ग पर्सन इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि तुम मेरे साथ हो और हमारे लिए ये जगह दुनिया की सबसे महफूज जगह है। कहते हुए मीरा ने आंखें मूंदी और अपना सर अक्षत के सीने से लगा लिया। अक्षत जलती हुई आग को देखता रहा और फिर धीरे से बोला, मीरू, हम। मीरा ने अक्षत की बाहों में सिमटे हुए बोली, क्या तुम हमेशा मुझे इतना ही प्यार करोगी? अक्षत ने सवाल किया। हम इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ आपसे ही करते हैं। हमारे जीने की एक वजह है, आप। जिंदगी में भले कैसा भी मोड़ आए, हम कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे अक्षत जी। मीरा ने आंखें मूंदते हुए कहा। तुम हो तो सब है मीरा, अक्षत ने कहा और एक बार फिर अपने होठों को मीरा के सर से छू दिया। एक दूसरे के आगोश में बैठे अक्षत और मीरा उन एहसासों को महसूस कर रहे थे। कुछ देर बाद अक्षत ने महसूस किया कि मीरा को नींद आ चुकी है। अक्षत मुस्कुराया और सोई हुई मीरा को गोद में उठा लिया। जब गोद में उठाया तो अक्षत को एहसास हुआ कि शादी के बाद मीरा का वजन थोड़ा बढ़ गया है। शादी के बाद भारी हो गई है मीरा। खैर फिर भी तुम्हें तो उठा लूंगा, खैर, कहकर अक्षत उसे नीचे ले आया। रूम का दरवाजा पैर से ढकेला और उसे लेकर अंदर आया। बिस्तर के एक साइड आराम से सुलाकर अक्षत ने मीरा को कंबल ओढ़ा दी। उसके बालों को सही करते हुए सर पर हाथ फेरा और फिर उसके ललाट पर किस करते उसकी ओर की लाइट बंद कर दी। अक्षत अपनी साइड आया, टेबल पर रखा अपना लैपटॉप खोलकर उसमें कुछ काम करने लगा। रात के 2 बजने को आए। अक्षत को अब नींद आने लगी थी। उसने लैपटॉप साइड में रखा और आकर मीरा के बगल में लेट गया। मीरा को नींद में अक्षत के अपने पास होने का एहसास हुआ तो उसने अपना सर अक्षत के सीने पर रख दिया और उसकी धड़कनों की आवाज कानों से होकर उसके दिलों में उतर रही थी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।